Hello student, my name is Nilesh Kumar Agrawal and I have completed my graduation in civil engineering from NIT Bhopal in 2017 and today I will teach you the topic optics. तो फर्स्ट इज व्हाट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है? हाउ कैन यू डिफाइन द ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, और यू कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसको अगर बोला जाए लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो भी स्टडी करते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड आते हैं, लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो अब लाइट को डिफाइन करना पड़ेगा कि लाइट किस तरीके से डिफाइन हो सकती है। तो लाइट को डिफाइन करने के लिए न्यूटन्स इराज में एक थ्योरी आई जिसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोला गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि लाइट जो होती है एक बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और इन्हीं ये जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं? ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब इस थ्योरी पर बहुत सारे रिसर्च किए गए तो बाद में ये पता चला कि ये जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं ये क्या होते हैं? एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। और इन्हीं एनर्जी पार्टिकल्स को बाद में क्या कहा गया? फोटॉन्स कहा गया। नाम से ही समझ में आता है कि एनर्जी पार्टिकल्स, यानी कि एक ऐसे पार्टिकल है जिनके पास बहुत सारी एनर्जी है। इसलिए लाइट को जो डिफाइन कर सकते हैं अपन लोग, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे अपन लोग प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को लाइट के कांटेक्ट में रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको सन के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीट अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इससे एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो क्या होंगे? इसकी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर बार बार टकराएंगे और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा? ये एनर्जी जब इसमें ट्रांसफर होगी तो इसका जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइट को डिफाइन किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये जो टिनी पार्टिकल्स थे वो क्या होते हैं? वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग बचपन में किया करते थे कि क्या होती थी? एक कैंडल हुआ करती थी और यहाँ पे दो कार्डबोर्ड रख दिया करते थे अपन लोग, और यहाँ पे हम एक पर्सन होता था और यहाँ पे दो होल्स हुआ करते थे और ये कैंडल जल रही होती थी। तो ये लाइट जो होती है इन्हीं होल से ट्रैवल करते 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 हमारे आंखों तक पहुंचती थी। तो इससे क्या चीज समझ में आती है? यदि अगर हम लोग इन होल्स के ओरिएंटेशन को या तो ऊपर कर दें या नीचे कर देंगे तो क्या होगा? लाइट का जो ट्रैवलिंग है वो तो फिक्स है, और अगर हमने इस होल्स को नीचे कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और लाइट जो होगी हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस चीज को क्या, इस चीज से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लाइट होती है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अब सेकंड थिंग जो थी, इट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टीज जो होती है इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3:10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3:10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
क्यों वैक्यूम क्यों बोला? अगर कोई मीडियम आ गया बीच में लाइट के तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फॉर्मूला होता है, जो कि अपन लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था, कि जो स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, या सी अपॉन म्यू, where c is the velocity of light या speed of light in vacuum, speed of light in medium, light in medium, and this is the refractive index. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक बी की वैल्यू क्यों कम हो रही है? क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है पर्टिकुलर मीडियम के लिए वो क्या होती है, हमेशा जो म्यू होता है वो या तो वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। और अगर ये 1 से बड़ा होता है तो ऑब्वियसली ये बी की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि किसी अगर मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट तो उसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम हो जाती है। सेकंड, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अपन लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो लाइट होती है उसका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो वेव नेचर को ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में उसको क्या करते हैं अपन लोग, अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो इसलिए लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक जो खास बात होती है वो ये होती है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि अगर लाइट जो होती है जो वेव की तरह फॉर्म होती है, और वेव के लिए फॉर्मूला जो होता है B इज इक्वल टू एन लैम्डा। B इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, वेव नेचर शो करती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो B है वो स्पीड ऑफ द वेव है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, और ये जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। इसमें एक खास बात हम लोग देखते हैं, क्या कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, लाइट की, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पर। सोर्स कौन सा? जिससे कि लाइट क्या हो रही है, निकल रही है या एमिट हो रही है। ये चीज अपन लोग यहां से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। अगर सोर्स जब तक चेंज नहीं होता है तो लाइट चाहे किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे, चाहे वो एयर में ट्रेवल करे, चाहे वो वैक्यूम में ट्रेवल करे, और चाहे वो पानी में ट्रेवल करे या कहीं ऑयल में ट्रेवल करे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन मीडियम के चेंज होने से स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं फॉर्मूले से, अगर स्पीड चेंज हो जाती है, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, लैम्डा भी क्या हो जाएगा, अपने आप में चेंज हो जाएगा। तो यहां से B इज इक्वल टू एन लैम्डा भी क्या हो जाएगा, वेव के लिए, लाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर शो करती है। तो उसी डुअल नेचर होने के कारण ही हम ऑप्टिक्स को क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर को देखते हैं, और इसमें हम वेव नेचर को देखते हैं।
और रे ऑप्टिक्स को ही क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। नाउ अब रे ऑप्टिक्स हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। जबकि वेव ऑप्टिक्स में जो चीजें आती हैं वो आती है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, और थर्ड थिंग इज पोलराइजेशन। तो हमारा मेन जो मुद्दा है वो क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन एक अपन लोग देखते हैं लाइट की रे आती है। मैं ये बताऊंगा कि ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या होती है। या तो लाइट की रे ऐसे जा सकती है या लाइट की रे ऐसे जा सकती है। ये होता है मीडियम 1, ये मीडियम 2। मीडियम 1 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ये जो इंसिडेंट एंगल है वो है r i, ये इंसिडेंट एंगल है क्या है r, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल r s। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। यदि कोई लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, और वो इस प्लेन से टकराने के बाद यदि उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाए तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या? रिफ्लेक्शन। तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शंस, द फिनोमेना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ओवर ए पॉलिश्ड सरफेस या आफ्टर फॉलिंग ओवर ए सरफेस, that is known as the reflections, and bending of the light while traveling from medium 1 to medium 2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का बेंड होने का जो फिनोमेना होता है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शंस कहलाता है। ठीक है, नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस के लिए मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ था, ये चीज, ये जो डॉटेड लाइन है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है? इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हम लोग मैं बताऊंगा कि ये चीज क्या होती है। इसको बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल को कैसे डिफाइन किया जाता है? नॉर्मल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस या इंटरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। अब इंसिडेंट रे क्या होती है? सीधी बात है, जो लाइन आ रही है, जो रे आ रही है किसी भी लाइट के सोर्स से, लाइट, और जो रिफ्लेक्टेड क्या होगी? जो सरफेस से टकरा के वापस चली जाए, तो उसी मीडियम में वापस जा रही है। तो एक खास बात क्या थी? इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n। अगर लाइट एक मीडियम से आके उसी मीडियम में वापस जा रही है तो एक खास बात क्या हुई? इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मीडियम सेम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, इसकी वेवलेंथ भी सेम रहेगी। एवरीथिंग इज सेम। जो प्रॉपर्टी इंसिडेंट रे की होती है वही प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे की होती है। ठीक है, तो अब इसमें दो लॉज आते हैं। पहला जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल। लॉस पढ़ने से पहले इंसिडेंट एंगल क्या होता है? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे जो भी एंगल बना रही है वो अपना क्या होगा? इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड रे जो भी एंगल बनाती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बोल सकते हैं। तो पहला लॉज होता है रिफ्लेक्शंस का, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। सेकंड लॉ होता है
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो यस, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और इस जो प्लेन को नाम बोल सकते हैं, या तो इंसिडेंट रे के हिसाब से नाम दे सकते हैं तो इसे इंसिडेंस प्लेन बोल देंगे, या रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से नाम दे सकते हैं तो रिफ्लेक्शन प्लेन बोल सकते हैं नाम। इसमें एक बात और देखते हैं, इफ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये चीज होती है। अब यहाँ पे एंगल अगर थीटा हो, यहाँ पे एंगल अगर फाई हो, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो I इज इक्वल टू R, I को क्या मान, अब थीटा को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस I, या I को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 5। तो यहां से ये भी एक कंक्लूजन निकल सकता है, 5 इज इक्वल टू थीटा। यानी इंसिडेंट रे का जो प्लेन के साथ एंगल होगा, वही रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन के साथ एंगल जो होगा, वो दोनों की वैल्यू जो होगी वो आपस में बराबर होगी। एक कंक्लूजन यहां से ये निकल जाएगा। अब रिफ्लेक्शंस में हम लोग दो फिनोमेना के बारे में देखते हैं। दो, एक होता है अपन लोग प्लेन मिरर, एक होता है कर्व्ड मिरर। इन दो मिरर्स के बारे में स्टडी करते हैं जनरली। तो अभी हम देखते हैं प्लेन मिरर के कुछ कॉन्सेप्ट। प्लेन मिरर कैसे काम करता है, जैसे कि ये चीज, हम लोग दो केस देखते हैं। पहले केस में फर्स्ट केस, पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और जो इंसिडेंट रे आती है उसको रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब चीज क्या होगी, पहले केस में अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या होगी, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में क्या हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू R तो होगा ही होगा, और अगर उसमें I में थीटा ऐड कर देंगे तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या होगा, R में को भी क्या होना पड़ेगा, थीटा एंगल घूमना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में। तो पहला ये होता है। दूसरा कुछ, अगर इस केस में हम लोग मिरर को ही रोटेट कर दें थीटा डिग्री, तब क्या होगा, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितना घूम जाएगी। अब पहले केस में तो क्या था, ये अपना फिक्स था, प्लेन फिक्स होने की वजह से उसका नॉर्मल फिक्स था, लेकिन अब क्या हुआ, प्लेन ही रोटेट हो गया। प्लेन रोटेट होने से क्या होगा, उसके नॉर्मल की जो पोजीशन होगी वो ही चेंज हो जाएगी, तो उसका जो नॉर्मल होगा वही थीटा डिग्री घूम जाएगा। अब पुराने नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे थी वो आई एंगल बना रही थी, तो नए नॉर्मल से अब इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी, आई प्लस थीटा एंगल बनाएगी। अब नाउ देखते हैं कि नई जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या करेगी। अब नई रिफ्लेक्टेड रे ये है, अब नई रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी आई प्लस थीटा एंगल बनाएगी, आई प्लस थीटा एंगल बनाएगी। तो अब जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो पुराने वाले से कितना एंगल बनाएगी, आई प्लस 2 थीटा, और पुरानी वाली ये थी, और ये कितना आर बना रही थी, या आई प्लस 2 थीटा या आर प्लस 2 थीटा, और ये कितना एंगल है, ओ सॉरी, ये जो है वो आई प्लस 2 थीटा घूम गया। अब ये देखना है कि जो अपना इसको अगर थीटा घुमा दिया जाए तो ये जो होगा ये कितना घूमेंगे अपन, ये हो जाएगा 2 थीटा।
पुरानी और नई पोजीशंस के बीच में, किसके, रिफ्लेक्टेड रे के। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम सेंस में उतना ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो इन रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो अपोजिट सेंस में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी उतने ही अमाउंट से। दैट्स इट। अब इस पे क्वेश्चंस, दो मिरर हैं यहाँ पर M1 और M2, वो किसी एंगल पर लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि कुछ एक सोर्स से लाइट आ रही है, वो M1 और M2। M1 पे इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि वो क्या हो, M2 के पैरेलल हो, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद M1 के पैरेलल हो जाती है। यानी कि लाइट इस तरीके से आती है कि M2 के पैरेलल हो और रिफ्लेक्शंस के बाद वो क्या हो, M1 के पैरेलल हो जाए। तो इन दोनों के बीच का जो था एंगल वो बताना था। ये जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बना लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे। अब क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल सेम होता है। अगर ये सेम है तो ये वाले एंगल भी सेम होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये पैरेलल है दोनों, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। अगर ये चीज पैरेलल है और ये लाइन है तो क्या होगा, ये अगर थीटा है तो ये बाहर वाला एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, तीनों एंगल अगर सेम थीटा हो जाते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम लोग रिफ्लेक्शंस में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब बारी आती है रिफ्लेक्शंस की। तो रिफ्लेक्शंस को हम किस तरीके से समझते हैं। रिफ्लेक्शंस को मैंने डिफाइन किया था, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो बैंड हो जाती है। अब इस बैंडिंग की फिनोमेना को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट क्यों बैंड हो रही है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फर्मिट एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नाउ फर्मिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फर्मिट एक्सपेरिमेंट, फर्मिट ने क्या किया कि दो मीडियम लिए, उसमें लाइट रे इंसिडेंट हुई, सेम चीज इस तरीके से। लेकिन उसने एक खास बात ली कि दोनों मीडियम की जो थिकनेस थी वो क्या थी, सेम थी, H। और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। अगर N1 होगा तो लाइट की जो स्पीड होगी इस मीडियम में कितनी हो जाएगी, C/N1, और इसमें C/N2। और ये चीज मान के चलते हैं कि N1 इज लेस देन N2, यानी कि जो ऊपर वाला मीडियम है वो रेयर मीडियम है, रेयरर, और नीचे वाला डेंसर मीडियम है। ओके, नाउ जब लाइट ट्रेवल करती है तो फर्मिट ने बताया कि टाइम टेकन बाय द लाइट रे in traveling from in one medium, time taken by the light in traveling in one medium is absolute. Absolute means जो भी टाइम इस लाइट को ट्रेवल करने में, इस मीडियम में ट्रेवल करने में लग रहा है, उतना ही टाइम इस लाइट को यहाँ पे ट्रेवल करने में लगेगा। अगर टाइम सेम होता है, टाइम सेम है, तो फिर क्या होगा, अब आप बताइए। अगर ये N1 इज लेस देन N2 है तो B1 एंड B2 देख सकते हैं। अगर N1 इज लेस देन N2 है तो ऑब्वियसली B1 इज ग्रेटर देन B2। और अगर टाइम सेम है, टाइम एब्सोल्यूट है, तो B1 के हिसाब से ये जो लाइट होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब इतनी। और अगर B2 कम है तो उतने ही टाइम में लाइट एक कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द लाइट रे इज एब्सोल्यूट इन ए पर्टिकुलर मीडियम।
तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये क्लियरली कर सकते हैं कि लाइट बेंड क्यों हो रही है। नाउ अब रिफ्लेक्शंस के जो लॉ होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जिस तरीके से रिफ्लेक्शंस में लॉ होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्शंस में भी लॉ होते हैं। तो यहाँ पे भी दो लॉ हैं। पहला लॉ होता है स्नेल्स लॉ और सेकंड जो लॉ होता है वो होता है इंसिडेंट रे, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है वो आई और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो है आर। तो इसमें वही है जैसा रिफ्लेक्शंस के लॉज में था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों को एक ही प्लेन में क्या होते हैं, लाई होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और इन प्लेन को नाम भी दे सकते हैं, या तो इंसिडेंस प्लेन बोल सकते हैं या रिफ्रैक्टिव प्लेन बोल सकते हैं। वहां पे रिफ्लेक्टेड प्लेन बोला था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव प्लेन बोला जाएगा। ओके, नाउ सेकंड नियम। अब पहला होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल का लॉ बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अगर ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसका मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो n1 और n2 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और अगर n1 n2 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो उनका जो रेशियो होगा वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इसको अगर एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, और जब हम इसको दे लिखते हैं sin i अपॉन sin r, वो होता है n2 अपॉन n1। ये चीज होती है। तो इससे क्या समझ में आता है, n2 अपॉन n1। अगर n1 और n2 की वैल्यू फिक्स हैं, जो कि मीडियम के लिए फिक्स होती हैं, जैसे कि अगर गिलास लेते हैं, गिलास के लिए वैल्यू होती है 1.5 और वाटर के लिए ये वैल्यू होती है 1.33। तो जब अलग अलग वैल्यू कांस्टेंट हैं तो उनका रेशियो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसलिए sin i अपॉन जो sin r होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ये स्नेल का लॉ कहता है। अब अपन लोगों को ये चीज पता करनी है कि जो लाइट है, मान के चलिए ये मीडियम, अगर हम लोग n1 इज लेस देन n2 मानते हैं, तो मतलब जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होती है वो मीडियम रेयर कहलाता है, और जितनी ज्यादा होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो मीडियम उतना ही डेंसर होता है। तो ये पहला क्या मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, डेंस मीडियम हो गया। अब एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कैसे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो फिर क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी। तो इसको हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं। कैसे? मान के चलिए n1 इज लेस देन n2। अब मान लो लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फिर क्या होगा, n1 इज लेस देन n2, तो n2 अपॉन n1 जो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब n2 अपॉन n1 को कहां रख देंगे, ये रख देंगे वैल्यू। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, sin i अपॉन sin r